नमस्कार साथियों, एग्रीथिंकर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज आपका 5 जनवरी है और आज हमारी 5 डे फिजिक्स का लास्ट दिन है। आज हम मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, जिसे कहने तो फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच, पांचों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही ब्रांच है और सबसे बड़ी यही ब्रांच है। तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका 2 पार्ट आपको मेरे चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है। आप अब बात करेंगे हम तीसरे पार्ट की, फिजिक्स की, ठीक है। और दोनों पार्ट लगभग आधे आधे घंटे के, उनको आप देख लेंगे तभी इसमें आपको समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो कनेक्टेड होती हैं, लिंक्स होती हैं एक दूसरे से। तो अब 4 पार्ट में डिवाइड है, अब ये तीसरा पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट। आपको चारों पार्ट आज ही 5 जनवरी को मिलेगा और 5 डे फिजिक्स की सीरीज जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अपनी जैसे यूनिट्स के बारे में बताया है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक, सारी चीज़ों के बारे में, दूरी, विस्थापन, त्वरण, वेग, सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब यहाँ पर वही हम डिस्कस करने वाले। देखिए, P=W/T, यही पावर के बारे में बताया जा रहा है। पावर वर्क अपॉन टाइम, जैसे पावर के बारे में पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे। W=PT यानी वर्क पावर इंटू टाइम। ऊर्जा का जो एनर्जी हम डिस्कस कर रहे थे, इस यहाँ पर देख लें तो ऊर्जा किलोवाट घंटा, वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। आपने सुना भी होगा कि जो यूनिट की, जैसे जो विद्युत मीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है, उसका मिलता है कि कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है, तो उसका ट्रेड यूनिट यानी व्यापारिक मात्रक जो है वो यूनिट होता है। देखिए, एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 वाट घंटा ये होता है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। अश्वशक्ति बड़ा मात्रक है। अश्वशक्ति मात्रक है शक्ति या सामर्थ्य का, दोनों एक ही है। शक्ति या सामर्थ्य इंग्लिश में पावर कहते हैं। अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं और एक अश्वशक्ति जो है वो 0.746 किलोवाट का है। और ठीक है, फिर 1 किलोवाट में 1.34 हार्स पावर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1 किलोवाट में कितने अश्वशक्ति होते हैं, तो वो है 1.34 हार्स पावर अश्वशक्ति। उसके बाद से यहाँ पर आपका कैलोरी तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। देख, कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का मात्रक है। एक कैलोरी में 4.18 जूल होता है, जिसको 4.2 जूल भी कह सकते हैं। जैसे 18 है तो 2 जूल का 4.2 जूल कह सकते हैं। और एक कैलोरी में 4.18 इंटू 10⁻³ जूल होता है और एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। मापन यानी मेजरमेंट। अब देखिए, किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई भौतिक राशि है, उसका जो मात्रक है, जो यूनिट है, उससे आप कंपेयर करते हैं, उसको कहते हैं हम मापन। देखिए, इसमें है पेच मापी है मापक यंत्र में, मेजरमेंट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें पेच मापी, ये स्क्रू गेज है, वर्नियर कैलिपर्स है, गोलाई मापी यानी स्फेरोमीटर है, ये सारी चीजें हैं। देखिए, किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई छोटी से छोटी इकाई को माप कहते हैं। कोई मापक यंत्र वो छोटी से छोटी जो इकाई लेगा उसको कहते हैं माप। और साधारण कैलिपर्स का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर कर सकते हैं। देखिए, अल्पतमांक क्या है? अल्पतमांक बराबर होता है अल्पतम अल्पतम धन अंक, यानी सबसे अल्प, सबसे छोटा अंक। इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर्स, देखिए, साधारण कैलिपर्स कम से कम 1 मिलीमीटर की माप ले सकता है। इसका मतलब यह है वर्नियर कैलिपर्स कम से कम जो है, इसकी सहायता से 0.1 मिलीमीटर को मापा जा सकता है। 10वें भाग का मापन यानी किया जा सकता है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक यहाँ पर 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स की खोज पियरे वर्नियर ने की थी और वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं, छड़ की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, गोली वस्तु का व्यास ज्ञात करते हैं, बर्तन का आंतरिक व्यास ज्ञात कर सकते हैं, बर्तन की गहराई ज्ञात कर सकते हैं। ये पांचों चीजें हम वर्नियर कैलिपर से ज्ञात कर सकते हैं। फिर वर्नियर कैलिपर्स बना होता है इस्पात यानी स्टील का बना होता है। वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये कुछ इस पर, जैसे फिगर इसका देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का मतलब ये इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पर इसके ऊपर 2 पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है। इसमें देखिए, वर्नियर कैलिपर्स बना होता है इस्पात का। इसमें 2 पैमाने होते हैं, पहला मुख्य पैमाना, दूसरा वर्नियर पैमाना।
मुख्य पैमाना स्थिर रहता है। वर्नियर पैमाने मुख्य पैमाने के आगे पीछे घूमता है, खिसकाया जाता है। मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 1 मिलीमीटर होता है। जितनी दूरी में वर्नियर पैमाने के n भाग होते हैं उतनी दूरी में मुख्य पैमाने के n-1 भाग होते हैं। मुख्य पैमाने के एक भाग का मान व वर्नियर पैमाने के एक भाग के मान के अंतर को वर्नियर स्थिरांक या अल्पतमांक यानी अल्पतम अंक कहते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक m-b वर्नियर स्थिरांक होता है। वर्नियर का सिद्धांत क्या ये है, n-1 इंटू एम इक्वल टू n इंटू वी या nv। वर्नियर स्थिरांक या अल्पतमांक m/v मतलब m मतलब है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान और v मतलब है वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। देखिए वाकई ये इसका मतलब है ये वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को स्पर्श कराने के बाद वर्नियर पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक से सीध में नहीं आता, इसे अब शून्यांक त्रुटि कहते हैं। पैमाने के शून्यांक नहीं आता तो वर्नियर कैलिपर्स की यह त्रुटि शून्यांक त्रुटि कहलाती है। यह धनात्मक, देखिए शून्यांक त्रुटि जो है ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। और धनात्मक शून्यांक त्रुटि वर्नियर का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के दाईं ओर होता है। माइक्रोमीटर, इसको सूक्ष्म मापी, सूक्ष्म मतलब माइक्रोमीटर मतलब मापी, सूक्ष्म मापी। इसमें दो आते हैं, दो माइक्रोमीटर होते हैं। पहला पेंच मापी यानी स्क्रू गेज, दूसरा है गोलाई मापी यानी स्फेरोमीटर। स्फेरिकल यानी जो स्फेयर यानी गोलाई मापी मतलब मीटर, स्फेरोमीटर। और सूक्ष्म मापी की सहायता से 1 मिलीमीटर के 10वें भाग का मापन किया जा सकता। देखिए वहां पर हमने बताया कि 1 मिलीमीटर के हम 10वें भाग का मापन करते हैं वर्नियर कैलिपर से, जबकि सूक्ष्म मापी यानी माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर के 100वें भाग का मापन यहाँ पर देख सकते हैं किया जा सकता है। पेंच मापी का कार्य सिद्धांत है पेंच का सिद्धांत। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है पेंच मापी का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर का 100वां भाग होता है। यह 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर होता है। पतले तार का व्यास मापते हैं किससे, स्क्रू गेज यानी पेंच मापी से। और स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या होता है, पिच यानी जिसको चूड़ी अंतराल कहते हैं। चूड़ी अंतराल एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की चूड़ी अंतराल, चूड़ी प्लस अंतराल यानी एक जो चूड़ी है उससे दूसरे पिच के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं हम चूड़ी अंतराल। स्क्रू गेज का अल्पतमांक चूड़ी अंतराल पेंच। गोल पैमाने पर देखिए स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या होता है, चूड़ी अंतराल यानी पेंच बटे गोल पैमाने पर बने भागों की संख्या। गोलाई मापी यानी स्फेरोमीटर, इसमें यह है आपका स्फेरोमीटर में। इसके द्वारा मापा जा सकता है गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, किसी प्लेट की मोटाई। फिर है यहाँ पर गोलाई मापी का सिद्धांत पेंच का सिद्धांत है। और गोलाई मापी का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है, 0.001 सेंटीमीटर होता है। गोलाई मापी का अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल बटे चक्रिका या गोल पैमाने पर बने भागों की संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप, पेंच मापी के पेंच को 5 चक्कर घुमाने पर 100 मीटर चल रहा है, एक चक्कर में घुमाने पर कितने होंगे, तो ये आप न्यूमेरिकल जो है इसको ध्यान देंगे, आप लगाएंगे। अब देखिए एक और यहाँ पर हमारा चैप्टर हमारा इसमें देखने को मिलता है सदिश एवं अदिश राशियां, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। अब देखिए सदिश राशि क्या है, इसमें इस कॉपी को मैंने अपने गंदी हैंड राइटिंग से खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको। देखिए क्या है सदिश राशियां, यानी यहाँ पर जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं केवल परिमाण तथा दिशा दोनों नहीं, सॉरी केवल नहीं, देखिए इसमें केवल परिमाण नहीं होता है, सदिश राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। सदिश योग के नियम का पालन भी करती है, जैसे इसमें विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, बल है, बागुण है, धारा घनत्व है, कोणीय वेग है, वैद्युत क्षेत्र है। ये सारी चीजें हम इसके पहले वाले जो मैकेनिक्स के पार्ट है उसमें आज ही मैंने अपने चैनल पर दिया है, आप लोग को अपलोड किया है। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। हमने बताया भी था सदिश मतलब परिमाण दिशा दोनों होगा, अदिश मतलब अ प्लस दिश यानी दिशा नहीं, तो उसमें सिर्फ परिमाण ही होगा। वही देखिए अदिश राशियों में क्या है, दूरी यानी डिस्टेंस है, चाल है, घनत्व ताप है, आवेश है, विद्युत धारा है, दाब है, विभव है, कार है, ऊर्जा है, शक्ति यानी सामर्थ्य है, उष्मा है, पृष्ठ तनाव है, ये सारी चीजें हैं। सरफेस टेंशन जो आपका पृष्ठ तनाव होता है वो भी आपका अदिश ही है। फिर देखिए नोट विभव प्रवणता भी सदिश राशि है। बल के घटक कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स यानी बल के क्या क्या जो घटक होते हैं, इसमें देखिए कुछ स्थिति हैं। स्थिति 1 क्या है, जब बल एफ क्षैतिज से थीटा पर लगा हो तो क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा
और ऊर्ध्वघटक एफ साइन थीटा। स्थिति दूसरी स्थिति क्या है, जब बल एफ ऊर्ध्वाधर से थीटा पर लगा हो तो क्षैतिज घटक एफ साइन थीटा और ऊर्ध्व घटक एफ कॉस थीटा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है एक ही बिंदु पर लगे दो बलों का परिणामी बलों का सूत्र समांतर चतुर्भुज का नियम है। ये देखिए ये क्या है, एफ क्या है, एफ मतलब फोर्स क्या है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 प्लस कॉस थीटा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप अधिकतम परिणामी के लिए बलों के बीच का कोण कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। दो बलों F1 और F2 का अधिकतम परिणामी बल F1 प्लस F2 होगा और न्यूनतम परिणामी तो F1 माइनस F2 होगा। देखिए न्यूनतम परिणामी के लिए बलों के बीच का कोण 180 होना चाहिए, 180 डिग्री। फिर देखिए F1 F2 का लंबवत परिणामी बल अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होगा और समान परिमाण F के दो बल 60 डिग्री के कोण पर कार्य करें तो परिणामी बल होगा F अंडर रूट 3। फिर देखिए समान परिमाण F के दो बल परस्पर लंबवत हों तो इसका परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल तो वो होगा F अंडर रूट 2 समान। फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका समान परिमाण F के दो बल 120 डिग्री के कोण पर कार्य करें तो परिणामी बल क्या होगा, F होगा। फिर देखिए न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पर है आपका बल यानी फोर्स, बल क्या है, बल वह बाह्य कारक है, क्या एक्सटर्नल फैक्टर है यानी बाहर से लगता है, एक्सटर्नल फैक्टर बाह्य कारक है जो वस्तु की अवस्था को बदल देता है, बदलने का प्रयास करता है। देखिए जैसे आप बल ये है कि आप बल लगा रहे हैं, कोई वस्तु है तो बल वह बाह्य कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि आप उसे बाहर से लगा रहे हैं, जो उस वस्तु की अवस्था को बदल देगा या उसको बदलने की कोशिश करेगा, उसी को कहते हैं बल। बल सदिश राशि है, इसमें दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है। जैसे बल एक ही दिशा में लगाया जाता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसे कह सकते हैं द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, आपने सुना भी होगा, और 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का CGS मात्रक, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक, डाइन पर ग्राम सेकेंड पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक डाइन में 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक न्यूटन में 10 पर 5 डाइन होता है। एक डाइन में 10 पर -5 न्यूटन होता है। बल का गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार यानी केजी वेट, किलोग्राम वेट होता है। 1 किलोग्राम भार बराबर 1 न्यूटन होता है यहाँ पर, और ये 9.8 न्यूटन होता है। बल का बीमी सूत्र क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला mL2 पावर -2 है। रेखीय संवेग यानी रेखीय संवेग, इसी को संवेग भी कहते हैं। संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, इसमें क्या है, रेखीय संवेग का अर्थ क्या है, संवेग इसी को कहते हैं गति की मात्रा, ठीक है। एक गति की मात्रा, द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग। देखिए द्रव्यमान यानी जो द्रव्यमान यानी मास होता है, और वेग यानी आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हमारे मैकेनिक्स के, आज ही वो देखेंगे। तो इनका जो गुणनफल होता है, ठीक है, यानी द्रव्यमान यानी मास गुणे अपना वेग यानी वेलोसिटी, ये इक्वल टू करेंगे, ये जो होगा इसी को कहेंगे हम संवेग यानी मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम यानी हमारा रेखीय संवेग। ये फॉर्मूला देखिए P = mv, ये इन देखिए अगर m × v लिखा था तो सही है, तो आप बिल्कुल उसको इंटू ही कहेंगे, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है mv यानी कोई बीच में साइन नहीं है तो आप समझेंगे इंटू यानी गुणे का साइन है, पॉइंट भी लगा है तो पावर = मास इंटू वेलोसिटी। देखिए रेखीय संवेग निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के वेग के द्रव्यमान पर। फिर यहाँ पर देखिए विराम में स्थित वस्तु का रेखीय संवेग 0 होता है। संवेग सदिश राशि है यानी परिमाण और दिशा दोनों होती है। संवेग की दिशा वेग की दिशा होती है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड होता है। संवेग का आयामी सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला mLT इनवर्स होता है। फिर क्या है, जब m द्रव्यमान की गेंद v चाल से किसी दीवार से अभिलंबवत टकराकर उसी चाल से लौटे तो संवेग परिवर्तन होगा, ये होगा 2 मीटर इंटू v यानी वेलोसिटी। आवेग इसको कहते हैं इम्पल्स, ये क्या है, देखिए बल तथा समय अंतराल का गुणनफल जो है वो आवेग यानी देखिए इसका मतलब ये है बल यानी जो फोर्स होता है गुणे समय अंतराल जो टाइम लगा होता है, बल गुणे समय, इसको आप इक्वल टू करेंगे वो होगा इम्पल्स यानी आवेग।
यहाँ पर लिखा भी हुआ है बल बराबर आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। आवेग सदिश है यानी दिशा और अपना परिमाण दोनों है। आवेग का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड। आवेग की विमा एमएलटी इनवर्स होती है। जड़त्व, जड़त्व यानी इनर्सिया। देखिए अब परिभाषा से पहले मैं आपको समझा दूं जड़त्व होता क्या। जैसे आप बस वगैरह में सफर करते हैं तो देखिए, जैसे आप किसी भी बाइक वगैरह या बस पर सफर कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो बस जैसे अचानक से अगर रुक जाती है, इसमें अचानक से ब्रेक लगाया जाता है, तो आप जो है बस में आगे की ओर थोड़ा झुक जाते हैं। वही इनर्सिया है, वो इनर्सिया के कारण होता है। या बस स्थिर अवस्था में है, उसमें आप बैठे हैं, अचानक चलने लगती है तो आप थोड़ा पीछे की ओर झुकने लगते हैं, इसी को इनर्सिया कहते हैं। देखिए यानी जो वस्तु है वो अपने जो उसका अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। देखिए किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्य की माप है। जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, जड़त्व वेग पर निर्भर नहीं करता है। देखिए जड़त्व यानी इनर्सिया तीन प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर पहला विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व और तीसरा यहाँ पर दिशा का जड़त्व। अब देखिए न्यूटन के गति के नियम, तीन नियम दिए हैं जैसा कि आपको पता भी है। प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। पहला नियम में क्या कहा? जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में रहती है, तथा वो नियत वेग से गतिशील हो तो नियत वेग से गतिशील रहती है रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। देखिए इसका मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अगर वो चल रही है तो वो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये था न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को जड़त्व का, देखिए यही है जड़त्व का नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इसी को कहते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम परिभाषित करता है बल यानी फोर्स को। द्वितीय नियम सेकेंड लॉ, इसमें क्या है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह सेकेंड लॉ, दूसरा नियम न्यूटन का। फिर है संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं बल, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। संवेग परिवर्तन तुल्य है आवेग के। यहाँ पर बल के सूत्र भी देख सकते हैं आप, फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, और फोर्स इक्वल टू एम ए भी कह सकते हैं। फिर देखिए फोर्स इक्वल टू एम ए एम इंटू ए। इसमें क्या है? देखिए इसमें ये है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम मापन करता है बल यानी फोर्स का, और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम मूलभूत नियम कहलाता है। तृतीय नियम थर्ड लॉ क्या है? यह एक्शन रिएक्शन का यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तृतीय नियम थर्ड लॉ को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। क्रिया व प्रतिक्रिया बल दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक, देखिए जैसे आप गन है, आप उससे गोली चला रहे हैं तो वो गोली आगे जाएगी लेकिन आपको पीछे की ओर धक्का देगी, पीछे की ओर हटेंगे। वही है, अब आपने क्रिया किया, उस गोली को चलाया तो वो भी बंदूक भी प्रतिक्रिया के स्वरूप आपको पीछे ढकेलती है। वही है न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। देखिए तैराकी संभव है तृतीय नियम से, जो स्विमिंग होता है। न्यूटन के गति का तृतीय नियम आधारित है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जैसे यहाँ पर बनाया भी हुआ है FAB FBA, यहाँ पर देखिए अच्छे तरह से समझाया गया है। फिर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर हमने बनाया भी है, मैंने गन बनाने की, यहाँ पर मैंने गन बनाने का नाकाम प्रयास किया है जो अच्छे तरह से बन नहीं पाया है। देखिए यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही है, मतलब यदि कोई वस्तु है उस पर आप कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वो नियत ही रहेगा रेखीय संवेग, उसी वही है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। गोली बंदूक पर आधारित प्रश्न, देखिए गोली बंदूक पर आधारित प्रश्न क्या है? ये देखिए बंदूक का यहाँ पर m है, द्रव्यमान है, ये आप देख सकते हैं, अच्छे तरह से समझाया मैंने। गोली का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान। देखिए MV1 इक्वल टू MV2 होता है। यहाँ पर संघट्य व विस्फोट में संरक्षित राशि क्या है? रेखीय संवेग है। अब यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन यानी घर्षण के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। घर्षण यानी फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए यहाँ पर अब फ्रिक्शन ये होता है, घर्षण बल विरोध कार्य करता है। घर्षण जो है वो बल विरोध कार्य करता है, सापेक्ष गति का अथवा अपेक्षिक गति का। घर्षण गति का सहायक भी है और विरोधी भी। घर्षण जो है वो गति को सपोर्ट भी करता है और उसका विरोध भी करता है। घर्षण बल है संपर्क बल, और असंरक्षित बल भी है। घर्षण द्वारा कृत कार्य ऋणात्मक यानी होता है,
और घर्षण द्वारा कृत कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। घर्षण 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक, यहाँ पर देखिए घर्षण 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण, यानी इसको हम कह सकते हैं स्टैटिक्स फ्रिक्शन, और सीमांत घर्षण, और फिर है गतिक घर्षण, यानी डायनेमिक्स कह सकते हैं डायनेमिक्स फ्रिक्शन। अब देखिए गतिक घर्षण में फिर दो हैं, सर्पी घर्षण और लोटनिक या बेलन घर्षण, यानी लोटते हुए बेल रोल करते हुए चलता है, उसे कहते हैं लोटनिक घर्षण, जो हमारा प्रकार है गतिक घर्षण का। फिर देखिए यहाँ पर है हमारा स्थैतिक घर्षण के चरम यानी अधिकतम मान को कहते हैं सीमांत घर्षण बल, और स्थैतिक घर्षण बल स्वतः समायोजन घर्षण बल होता है। स्थैतिक घर्षण बल अभिलंब प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करता है, और घर्षण की प्रकृति क्या है, वैद्युत चुंबकीय। सीमांत घर्षण बल अभिलंबवत प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। फिर देखिए सीमांत घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल N, या F इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला पे याद रखेंगे, सीमांत घर्षण बल का है, जहाँ यह F क्या है, सीमांत घर्षण बल है, U घर्षण गुणांक है, N अभिलंब प्रतिक्रिया है, अभिलंब प्रतिक्रिया है। फिर देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, सीमांत घर्षण बल व अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात कहलाता है घर्षण गुणांक। ठीक है, ये होता है म्यू इक्वल टू F अपान N। घर्षण गुणांक का मान अभिलंब बल पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, अभिलंब बल को 3 गुना करने से सीमांत घर्षण जो है वो अपरिवर्तित रहता है। सीमांत घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर है आपका अधिक खुरदुरी सतह के लिए घर्षण गुणांक होता है, अधिक कम खुरदुरी सतह के लिए कम होगा। घर्षण गुणांक का मान हो सकता है 1 हो सकता है, इससे ज्यादा, 1 से कम 3 हो सकता है। और पूर्णतया चिकने तल के लिए घर्षण गुणांक 0 होता है। सामान्यतः घर्षण गुणांक मान यहाँ पर देखा जाए तो 1 से ज्यादा ही होता है घर्षण गुणांक। फिर देखिए घर्षण बल व अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल, अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण या थीटा जिस प्रदर्शित करते हैं कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, घर्षण कोण थीटा व घर्षण गुणांक क्यू में संबंध म्यू इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, घर्षण गुणांक, ये क्या है, मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। यदि किसी सतह का घर्षण गुणांक 1.732 हो तो घर्षण कोण का मान 60 डिग्री होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए गतिक घर्षण जिसका 2 प्रकार था, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। इसमें क्या है, गतिक घर्षण का बल का सूत्र क्या है, F के इक्वल टू म्यू के एन। ठीक है, और F के गतिक घर्षण बल और म्यू के एन जो है वो गतिक घर्षण गुणांक है। सीमांत घर्षण का मान सदैव गतिक घर्षण से अधिक होता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान गतिक घर्षण गुणांक से अधिक होता है। यू एस और म्यू के ये गतिक घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक ये जो है म्यू एस है। और सबसे अधिक घर्षण होता है सीमांत घर्षण, सबसे कम घर्षण होता है बेलन या लोटनिक घर्षण। और तरल घर्षण ये जो है इसको श्यान बल कहते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, श्यान बल की प्रकृति वैद्युत चुंबकीय होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, और श्यानता संबंधित है द्रव व गैसों यानी लिक्विड और सॉलिड से, लिक्विड और गैसेस से। ससंजक बल श्यानता का कारण द्रवों में होता है, और गैसों में श्यानता का कारण विसरण। देखिए अगर द्रवों में, लिक्विड में ससंजक बल जो है वो श्यानता का कारण है, लेकिन गैसों में विसरण जो है वो श्यानता का कारण है। और ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता घट जाती है। श्यानता बल ये दिया गया, इसको आप ध्यान में रखेंगे फॉर्मूले को, जहां ये जो साइन है इसको श्यानता गुणांक कहते हैं, एक को द्रव की परत का क्षेत्रफल कहते हैं। वेग प्रवणता दूरी के साथ वेग परिवर्तित, और वेग प्रवणता सदिश राशि है, यानी दिशा और परिमाण दोनों है। वेग प्रवणता का मात्रक सेकेंड इनवर्स है, विमा टी इनवर्स है। और ये आप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, श्यानता गुणांक क्या है का सही मात्रक यहाँ पर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड कर सकते हैं। श्यानता गुणांक का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक पोइज। देखिए क्या है, श्यानता गुणांक का सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या है, पोइज होता है। और एक पोइज जो है अगर देखा जाए तो 1/10 किलोग्राम मीटर
सेकेंड होता है। और श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र ml इनवर्स टी इनवर्स होता है। अब देखिए कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। कार्य क्या होता है देखिए वो देखते हैं हम। बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। जैसे देखिए ये आप कोई बल लगा रहे हैं और इसी दिशा, जैसे इस दिशा में लगा रहे हैं, इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, गुणा करने पर आएगा, उसे कहेंगे हम वर्क, कार्य। देखिए क्या है कार्य, क्या है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कार्य W यानी वर्क इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ इक्वल टू सॉरी W इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये होता है एफ एस कॉस थीटा। कार्य जो है अदिश है, यानी इसमें सिर्फ परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होती, क्योंकि कार्य किसी भी दिशा में किया जा सकता है। इसका SI मात्रक जूल या न्यूटन मीटर होता है। और 1 किलोग्राम में या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग या डाइन होता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में मात्रक अर्ग या डाइन होता है कार्य का। 1 जूल में 10 पर 7 अर्ग, 1 अर्ग में 10 पर -7 जूल होता है। कार्य का विमीय सूत्र क्या है, ml2 टी पावर -2 होता है। और 1 न्यूटन का बल लगाने से वस्तु में विस्थापन 1 मीटर का हो तो कृत कार्य 1 जूल होगा। और कार्य हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब जब बल व विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण हो तो कृत कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, देखिए अगर बल व विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण हो तो कृत कार्य धनात्मक होगा। अब कब ऋणात्मक होगा, कब शून्य होगा, अब इसके लास्ट पार्ट यानी मैकेनिक्स के लास्ट पार्ट 4 जो आज ही आपको मिल जाएगा, रिकॉर्ड हो चुका है हमारे चैनल पर, वहाँ से आपको मिलेगा। आज ही मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा चैनल पर। तो ये जो पार्ट 3 है मैकेनिक्स का, यहाँ से कंप्लीट होता है। PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करेंगे। और अपनी तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स हैं, जहाँ से आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर आपका 11th 12th बोर्ड एग्रीकल्चर हो या BSc AG हो, आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। वहाँ पे टेस्ट सीरीज हैं, क्वेश्चंस भी हैं और प्रैक्टिस सेट भी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिल लेते हैं पार्ट 4 में इसकी। तब तक के लिए देखते रहें एग्री थिंकर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।